डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सच बोलता हूं तो जान जाती है, झूठ बोलता हूं तो ईमान जाता है, लेकिन हमने सच बोलने वाला ऑप्शन चुना है। सच बोलकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय 2.0। आप देख रहे हैं सच के साथ। जी हां, ये तो मेरा एआई अवतार है जो बता रहा है आपको कि आप देख रहे हैं सच के साथ, लेकिन ओरिजिनल यही है। और जो साहब समझा रहे थे ना सच और झूठ की बात, उसको मैं ऐसे कहूंगा, सच कहने में सिर कटने का खतरा है और चुप रहने में दम घुटने का खतरा है। एआई अवतार कह रहा था कि वो वाला ऑप्शन चुना है, तो हां, हमने भी आपके लिए सच बोलने का ही ऑप्शन चुना है। और ये ऑप्शन लगातार हर मंगलवार और गुरुवार को हम अख्तियार करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या सच है। और आज मेरे एआई वर्जन को दिखाने का मतलब आपसे इतना कहना भर था कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। और एआई की बात खेती में, जी हां, खेती किसानी में एआई किस तरीके से शानदार परफॉर्म कर रहा है, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आज का दिन बहुत खास है, शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस में सीखने की बात ना की जाए तो थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं होगा। तो हमने आज सोचा कि क्यों ना एआई की बात की जाए। एआई किस तरीके से अपने नए आयामों के साथ खेती किसानी को और शानदार तरीके से फायदे का सौदा बना रहा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी मिट्टी की सेहत से लेके फसलों के उत्पादन और किसान की जेब में पहुंचने वाली लागत का दाम, सब कुछ आज इन डिटेल चर्चा में हम शुमार करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि डीडी किसान नए नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। नए एक्सपेरिमेंट हम आपके लिए हमेशा करने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश आज हमने इस शो के जरिए भी की है। तो हमेशा की तरह एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि एआई वाकई किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। बदलते वक्त के साथ कुछ बदलावों की सख्त जरूरत होती है, और इन्हीं बदलावों में सबसे बड़ा नाम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी चर्चा आज चारों तरफ है। हर क्षेत्र में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। इसी कड़ी में खेती किसानी के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके शानदार परिणाम मिल रहे हैं। तेजी से मॉडर्न हो रहा खेती का तरीका हो या मिट्टी की जांच से लेकर मौसम और फसल स्वास्थ्य की बात हो, हर तरीके से एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्रणालियों को नियोजित किया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एआई का इस्तेमाल करने से फसलों में लगने वाले रोग से लेकर मिट्टी और पानी तक की जानकारी किसानों को आसानी से मिल सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सब्जियों की खेती में मददगार साबित हो रहा है। आपको बता दें, इस तकनीक के इस्तेमाल से सब्जियों और गन्ने की फसल में कीट के हमले की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। वहीं इससे मौसम का पूर्वानुमान भी पता चल जाएगा। इसके अलावा इस तकनीक के प्रयोग से जल सिंचाई, मिट्टी के नमूने की जांच और फसलों की रोपाई समेत कई तरह की मदद मिलेगी। साथ ही इसकी मदद से किसानों को मिट्टी में कितना पानी देना है, कितना उर्वरक देना है, किस प्रकार का उर्वरक देना है और कितना देना है, ये भी पता चल सकेगा। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो इस तकनीक में विभिन्न प्रकार के सेंसर्स का इस्तेमाल भी होता है, जिनसे फसलों के बारे में जानने में मदद मिलती है। इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पलाश, हवा का तापमान, हवा की गति और हवा की नमी को मापने की प्रणाली के साथ साथ वायु रोगों की सूक्ष्म निगरानी के लिए भी सेंसर्स हैं।
ये सिस्टम हर आधे घंटे में जमीन और जमीन के बाहर और हवा में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी सेंसर्स के जरिए सैटेलाइट को और सैटेलाइट के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर को भेजता है। एआई प्रणाली संबंधित किसान को पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि खेती में एआई का इस्तेमाल किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचा रहा है और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने स्तर पर किस तरह के प्रयास कर रही है। तो आज एआई को खेती के कंसर्न में, कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे और यह समझने का प्रयास होगा कि एआई किस तरीके से भविष्य की खेती को एक नए रंग रूप में निखार रही है या फिर निखार सकती है। और ये समझने समझाने के लिए मेरे साथ विशिष्ट मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका एक एक कराता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सुदीप मरवा जुड़ रहे हैं आईसीआर से। सर स्वागत आपका हमारे इस शो में। मेरे साथ अविनाश चंद्रा जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं और बताएंगे कि कैसे एआई का भविष्य वो देख पाते हैं। अविनाश स्वागत आपका मेरे शो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी, मेंटोर हैं ऑफ एआई स्टार्टअप। सर स्वागत आपका। मेरे साथ प्रीति चौधरी जी जुड़ रही हैं, फाउंडर ऑफ एआई स्टार्टअप। मैम स्वागत आपका। तो फिर बात के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर सुदीप आप ही का। सर एआई जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी तस्वीरें एक साथ दिमाग में आती हैं और उन तस्वीरों के साथ ही शक शुबा भी मन में आता है कि भाई एआई खेतों में कैसे काम कर पाएगा। सर कैसे समझे इसको, पहली निगाह में बहुत आसान भाषा में मेरे व्यूवर्स को समझाइए कि एआई को हम खेतों में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले जैसा कि नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में इसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं जी। और इस तकनीक का जो इजाद हुआ है कुछ नया नहीं है, लेकिन काफ़ी पहले 1956 से ये कार्यरत है। लेकिन कुछ हाल के वर्षों में 2015-16 के बाद जो है इसका उपयोग बढ़ गया है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्निक जिसको आज की डेट में हम डीप लर्निंग बोलते हैं, उसकी वजह से जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी उनका काफ़ी हद तक इलाज इसमें पॉसिबल हुआ है। क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है, इसलिए आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि मशीन लर्निंग, या बोले कि कैसे मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाएं कि वो हमारे किसान भाइयों का या हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का या जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट है उनका हर अपने अपने काम जो वो कर रहे हैं उसमें कैसे वो हेल्प करे, ताकि उनका काम ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छे तरीके से, कम समय में और अच्छे तरीके से हो पाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है, लेकिन जब ये जुड़ जाता है सूचना तकनीकी की बाकी चीज़ों के साथ, लाइक सेंसर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इन सब के साथ जुड़ के इसकी शक्ति कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम पहुंच सकते हैं हर गांव के हर कोने कोने में। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं जिसको हम बहुत ही इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है कंप्यूटर के अंदर, वो इस्तेमाल करने के लिए। डॉक्टर सुदीप मुझे एक चीज क्लियर करके चलिए कि सर परंपरागत खेती जो सालों से हम करते आ रहे हैं, एक फॉर्मेट में है, पता है भाई इतनी लागत लगेगी, इतनी आमदनी होगी, सर ये सारी चीजें एक तरफ और दूसरी एक नई विधा पे भरोसा करने का बड़ा रिस्क एक तरफ। सर वो जो सालों से हम करते आ रहे हैं उसको छोड़ के यहाँ शिफ्ट होने की कोई बड़ी वजह बताइए सर। नहीं, मैं पहले तो इस भ्रम को दूर करना चाहूँगा कि जो हम सालों से करते आ रहे हैं उसको छोड़ देना है। हम जो सालों से करते आ रहे हैं उसी को हम कुछ और नए टूल्स के साथ ऐड ऑन करके करना है। तो जब हम पहले देखते थे कि किसान भाई जो अगर किसी एक फसल के अंदर कोई कीड़ा लगा है उसको पहचानने की कोशिश करते थे, तो क्या क्या उनके पास उपाय होते थे। एक तो उनका पुराना अपना एक्सपीरियंस होता था जो उन्होंने अपने घर में ही सीखा, अपने पेरेंट्स से सीखा, सबसे सीखा। दूसरा, उनको वो जो पौधा है उसका कोई पत्ता जिस पे डिजीज़ लगी है या कुछ, उसको लेके फिजिकली जाना पड़ता था पास के कृषि विज्ञान केंद्र में या फिर कृषि विश्वविद्यालय में, और फिर किसी को जो वैज्ञानिक को दिखा के उसको पता करके आना था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू वो वहीं पे फ़ोटो खींच के उस
डिजीज़ को पता कर लेगा और डिजीज़ के साथ उसकी एडवाइजरी मिल जाएगी, जिसके एडवाइजरी में क्लियर लिखा होगा कि आपको कौन सी दवा कितनी मात्रा में छिड़कनी है। तो काम तो वो जो खेती का पहले कर रहा था वो अभी भी करेगा वैसे ही, लेकिन जो मुसीबतें उसको सामना करनी पड़ती थी उसका आसानी से समाधान हो जाएगा। तो एक एडवांस फॉर्म उसके सामने है जिसे अडॉप्ट करके वो और ज्यादा आमदनी अपनी बढ़ा सकता है, खेती फसल में जो नुकसान हो रहा था, जो दिक्कतें आ रही थी उसको दूर कर सकता है। ठीक है सर, मेरे साथ रहिए। प्रदीप जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, एआई क्यों जरूरी है? बदलते हुए स्वरूप के साथ खेती के इस नए रंग रूप में क्यों जरूरत दिखाई देती है इस एआई की? सर आपका अनुभव क्या कहता है? धन्यवाद हमको मौका देने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं बात अपनी शुरुआत करता हूं कि जनसंख्या जैसे मेरी बढ़ रही है कंट्री की, आज हम लोग करीब 140 करोड़ से ज़्यादा हैं और वर्ल्ड में भी जनसंख्या बढ़ रही है। प्रिडिक्टेड है कि 2030-40 तक ये लगभग $10 बिलियन हो जाएगी पॉपुलेशन। अच्छा। तो लैंड तो उतना ही है, लैंड का एडिशन सिर्फ 3-4% होगा वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया में तो उतना, उससे भी कम होगा। तो उतना ही लैंड से हमको अगर 140 से 145 करोड़ भी हमको फीड करने पड़ते हैं तो हमको उपज ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उतने ही लैंड में अगर हमको प्रोडक्शन ज़्यादा करना तो कैसे करेंगे? तो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, उस समय हम लोग का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन था। और अब ये जैसा मारवा साहब ने बताया है कि एआई के थ्रू हम एक फोर्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ में। तो हमारे हिसाब से देयर इज़ नो वे आउट। अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे और हमको फिर वापस उसी एरा में जा सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। हमको अच्छे क्रॉप देने हैं और अच्छा न्यूट्रिशन देना है कंट्री के पॉपुलेशन को। तो एआई के थ्रू हम ये टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन करेंगे। ये मेरा मानना है कि जिस तरह से चल रहा है, और मरवा साहब ने भी बताया कि हम आने वाले दिनों में इसको ग्रीन रेवोल्यूशन से बड़ा भी रेवोल्यूशन देख सकते हैं एग्रीकल्चर में। मैं ये ऐसा सोचता हूँ और ये होगा भी। सरकार अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के साथ हम लोग मेंटर कर रहे हैं। बड़े पैशनेट बच्चे हैं जो अपना इनोवेशन आइडियाज़ लगाते हैं। अच्छा। और कुछ ऐसे भी आइडियाज़ हम लोग लगाए, अभी अपनी चर्चा में मैं बताऊंगा कि कैसे सॉइल का हम लोग ने सिर्फ मोबाइल से एक पिक्चर लेंगे, वहीं पे सारा हेल्थ कार्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने कई चीज़ें बनाई हैं और करी हैं। तो ये आपका जो काम जैसा है कि वो पहले हम एक बहुत लंबे समय में करते थे और हो सकता है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब वो एआई के थ्रू ये पॉसिबल है। आप देखेंगे कि सीड के ग्रोथ में या आपके प्लांट के उसमें बॉटनी के सब्जेक्ट्स में बॉटनी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो इंटरनली को इतना इंफॉर्मेशन रहती है, वो हम एआई के थ्रू उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अभी तक का सक्सेस रेट क्या बताता है सर? वी आर ऑन राइट ट्रैक? Yes, we are on right track, but then lot has to be done. A lot has to be done. हम लोग तो जो संपन्न देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनसे पीछे इस तरह है क्योंकि वहाँ पे जो फार्मलैंड्स हैं बड़े हजारों एकड़ में हैं। हमारे यहाँ इतना नहीं है, होल्डिंग छोटी हैं। तो हमारा मॉडल ज़रा डिफरेंट होगा उनके कंपैरिजन में। अभी हमारे यहाँ वो मॉडल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किसी तरह छोटे किसान या जो मीडियम वाले किसान हैं उनको ये अडॉप्शन हो जाए ये टेक्नोलॉजी का, और वो फिर इसको आगे बढ़ा सकें। तो हमको उनके फाइनेंशियल मॉडल को देखते हुए अपने स्टार्टअप के फाइनेंशियल मॉडल को, गवर्नमेंट के पास भी अथाह फंड नहीं है, लिमिटेड फंड है, तो उसमें वो कैसे करते हैं। और ये अभी 2 सितंबर को गवर्नमेंट ने डिजिटल एग्रीकल्चर का स्कीम अनाउंस की, करीब 14,000 प्लस करोड़ की। उसमें कई चीजें हैं इन्होंने किया है। इसके पहले INDEA का अनाउंसमेंट हुआ था, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है और ये चीजें हम लोग को अब उसका फायदा उठाना है। इवन चैटबॉट भी इसी का हिस्सा है। चैटबॉट उसी इंडिया जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर वाला जो है, उसमें ये कई चीजें आएंगी। तो AI अगर आप देखें तो मैं मेंटर कर रहा हूँ, नॉट एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में भी है, डिफेंस के भी हैं, कई हैं। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी वो सेम है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो डिफेंस में हो। कंप्यूटर विजन, NLP, ये सारी चीज़ें, डेटा जरा अलग है, एल्गोरिथम अलग है, वो हम लोग बना लेते हैं जरा डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ बैठ कर। एल्गोरिथम मैच करने में तो बहुत समय लग जाता है सर। नहीं, बनाने में हमको डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ बैठना पड़ता है, उनसे प्रॉब्लम समझनी पड़ती है और वो बन जाता है। क्योंकि डोमेन एक्सपर्ट्स जो है, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं जो
ख़ासतौर पे जैसे पूसा इंस्टीट्यूट में है और बहुत सारे अदर एक राहुरी का है इंस्टीट्यूट है और कई सारे हैं जो वहाँ पर हम लोगों ने राहुरी इंस्टीट्यूट के साथ काम भी किया है कई प्रोजेक्ट में, ड्रोन के प्रोजेक्ट्स में। तो वहाँ पर क्या है कि उनके पास जो सुविधा है, डेटा कलेक्शन है, वो करते हैं और हम लोग को गाइड करते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह से आपको इट इज सिनर्जी हमको डेवलप करनी है। आइडियाज हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है स्कीम्स के थ्रू, मनी के थ्रू, और किसान है जो स्टेक होल्डर, आप आखिरी में रेसिपिएंट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किसान को बेनिफिट होना है। अगर वो बेनिफिट नहीं होगा तो वो स्कीम का या उस इनोवेशन का या एआई के इन्फ्यूजन का कोई मतलब नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है। प्रीति जी भी मेरे साथ हैं। तो प्रीति जी, जिस तरह की चर्चा आ रही है उसके हिसाब से तो एक बड़ी क्रांति एआई के जरिए हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैम, जो मौजूदा संसाधन है, मौजूदा स्किल्ड है, किसान कितने स्किल्ड हैं, कितना वो अवेयर हैं, ये सारी चीजों के मद्देनजर या इसके कंपैरिजन में ये एआई का सक्सेस रेट जो है, आपको लगता है कि सेटिस्फैक्टरी है या अब इसमें बहुत कुछ काम किए जाने की जरूरत है, जो प्रदीप जी भी कह रहे थे? थैंक यू यू नो फॉर हैविंग मी, मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और हमारे व्यूज़ जानने के लिए। एक स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं कि किसान कितना सक्षम है या कितना अवेयर है इस टेक्नोलॉजी में, सो आई थिंक इतना ज़्यादा रूरल लैंडिंग पे और क्रॉप इंश्योरेंस पे काम हो रहा है कि किसान को धीरे धीरे रेलेवेंस समझ आ रही है। सो वो जो उसको रेलेवेंस समझ आ रही है कि उसके खेत को कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग, तकनीकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। सो उसको लग रहा है कि वो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, कोई एक ऐसी संस्था है जो वो मॉनिटरिंग करा रही है। और जब ये पुश एक्चुअली गवर्नमेंट से होता है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे आईकार या पूसा से होता है, तो यू नो उसमें एक अवेयरनेस आती है। और आज का किसान, आई वुड से, बहुत हद तक एक नई जनरेशन किसान के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, कुछ काम है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहे हैं, वो उसी हिसाब से हो रहे हैं, बट नई जनरेशन अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। स्पेसिफिकली जो डीबीटी स्कीम ले लें आप, या यू नो फसल बीमा ले लें, तो फसल बीमा में जब वो सुनता है कि उसका जो भुगतान होगा वो उस हिसाब से होगा कि कोई क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा या रिमोट सेंसिंग के जरिए उसका कितना डैमेज हुआ है वो असेसमेंट होगा, तो उसमें पार्शली एक अवेयरनेस एक उसकी बीमा कंपनी है उसके थ्रू जा रही है, एक जो केवीकेज हैं उसके क्षेत्र में उसके थ्रू जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू जा रही है। तो यस, और हमने किसान के साथ काम किया है, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था एज अ स्टार्टअप, हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि किसान बहुत अवेयर है और वो बहुत प्रोएक्टिव भी है। अगर उसको एक बस उसको जो चाहिए, उसको ये चाहिए कि किस सोर्स से वो टेक्नोलॉजी आ रही है, कि कोई क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है उस संस्था के पीछे जो वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे रोल आउट कर रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम गए थे जब स्टार्टिंग में, तो जब मतलब हमारे 2 फेज थे फाउंडिंग के जस्ट बाद, जब हमने अपना एक कैंपेन शुरू किया कि हम सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू आपका खेत रिमोटली मॉनिटर करेंगे, आपको एक डिजिटल आईडी आपके फार्म की बना देंगे, आप जिसमें जैसे अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हो वैसे ही अपना खेत की आईडी को ऑपरेट कर सकते हैं, खेत को ऑपरेट रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में बहुत स्केप्टिकल था वो, एक स्केप्टिसिज्म, एक शक था उसकी नज़र में कि कैसे सैटेलाइट से, कैसे स्पेस से आप करोगे। बट वही बात है, जब उसने सुना कि अल्टीमेटली बीमा कंपनी भी वही कहती है कि मेरा तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम नहीं कहता कि आपकी फसल बर्बाद होगी, तो मैं तो बीमा नहीं दूंगा। तो वहाँ पे फिर किसान को पता लग रहा है कि सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। फिर उसको गवर्नमेंट ने बहुत हद तक कैंपेनिंग करी है रूरल्स में, एग्री इंश्योरेंस का स्पेसिफिकली रूरल लैंडिंग का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक आज की डेट में और वर्सेस एक क्रेडिबल सोर्स। फिर दूसरा फेज़ हमारा वो था जब हम आईकार और पूसा से एसोसिएट होने के बाद जब हमने रीच आउट किया किसान को, तो बिल्कुल सर किसान अवेयर है, किसान रेडी है, और सबसे बड़ी बात नई जनरेशन का इंटरेस्ट इन्वोक होता है द मोमेंट दे हियर कि कोई टेक्नोलॉजी से वो अपने खेत मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी उपज बढ़ा सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग घर बैठ के कम दाम पे करा सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंक्लूडिंग द लोअर सेक्शन मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन
इंटरवेंशन में। सो 3 साल पहले मैंने अपना स्टार्टअप बनाया था। उस टाइम पे जब मैंने AI की बात करी और मैंने जब अपना प्रपोजल सीड फंडिंग के लिए दिया IARI पूसा को, तो आई एम रियली थैंकफुल कि उस टाइम पे इवैल्यूएशन में मेरे से पूछा गया कि किसको सोल्यूशन दे रही हैं आप, ये क्रॉप मॉनिटरिंग का, रिमोट सेंसिंग का, सैटेलाइट का। डॉक्टर विश्वनाथन थे IARI से, एंड डॉक्टर सतीश चिंतामणि थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से। सो जब उन्होंने सुना हम बीमा कंपनी और ग्लोबल फूड सप्लाई चेन प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा एंकरेजमेंट था मेरे लिए, एंड लकीली हम उसमें थ्रू हो गए। तो जैसा कि अभी बताया प्रदीप सर ने कि गवर्नमेंट ने जो अभी डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए एक 14,000 करोड़ का जो पुश निकाला है, इसी पुश की शायद ज़रूरत थी इंडियन एग्रीकल्चर को वाइड स्केल पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए। तो वी हैव दैट पुश। आई थिंक वो नेक्स्ट जेन और नेक्स्ट एज बहुत दूर नहीं है। धीरे धीरे ही सही रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है और उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक बड़ी तस्वीर सफलता की हम और आप देखेंगे। अविनाश मेरे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं। अविनाश जी, असल में बढ़ती हुई वैश्विक आबादी, बढ़ती हुई खाद्य आपूर्ति की चिंता, जलवायु परिवर्तन अलग से त्योरियां चढ़ाकर बैठा है, वो अलग से धमकाता रहता है, डराता रहता है, मौसम बदलता रहता है। ऐसे में अविनाश आपको क्या लगता है, मशीन और आदमी की ये संयुक्त जोड़ी कितनी अनिवार्य हो गई है AI के रूप में? शुक्रिया घनश्याम जी। सबसे पहले तो आपको और समस्त देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि किस तरीके से AI और मानवीय एफर्ट ये मिलके और कृषि को और आगे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। देखिए, हम शुरू से ही हम ये बात करते रहे हैं, जब हम और थोड़े आसान शब्दों में इसकी बात करते हैं, तो किसान है। किसान अपने अनुभव, अपने बाप दादा के ज़माने से आ रहे अनुभव और उनकी बातचीत, उनके गाइडेंस के आधार पे काम करता है, और फिर धीरे धीरे जैसे आप लोग दूरदर्शन या और जो उनकी सहायता के लिए केंद्र बने हुए हैं माफ़ कीजिएगा, उनकी सहायता से अपने खेती और कृषि के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हम सब ने सुना है कि महाकवि घाघ उनकी भविष्यवाणियों को लेके कि भाई फसल में किस तरीके के लक्षण हो तो ये शुभ संकेत है, किस तरीके के लक्षण हो तो ये ख़राब हैं, हमें किस तरीके से उसमें प्रयास करना चाहिए उसको ठीक करने का, और बहुत सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं, काफ़ी हद तक वो सटीक होती हैं। मैं इसे ये कहूँगा कि AI भी ये आधुनिक वर्जन है महाकवि घाघ की चीज़ों का। वो आपको AI पहले से बता दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको पता लग जा रहा है कि मौसम जो है वो आपकी फसल के लिए अभी कितना अनुकूल है या कितना प्रतिकूल है। एक चीज़, आपकी फसल में किस तरीके के कीड़े लग रहे हैं, लग सकते हैं, क्या लक्षण हैं, उनको पहले ही आपके पास जानकारी आ जाती है। आपको कितनी मात्रा में कौन से पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने हैं, उर्वरक कितना इस्तेमाल करना है, कितना ज़रूरी है। देखिए, हम सभी ये डिस्कस करते रहे हैं लगातार इस बात को लेके कि जहाँ ज़रूरत नहीं भी है फिर भी लगातार यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है, या अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है जो हमें नुकसान कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो किसानों को फ्री में मिल रहे हैं, तो उनकी लागत भी बढ़ रही है। अगर किसी एक माध्यम से किसानों को ये पता लग जाए कि आपको इतने समय में इतनी मात्रा में ही ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको लेता हूँ, मैंने एक फार्मप्रेन्योर कह सकता हूँ मैं, सुधांशु कुमार हैं, एक समस्तीपुर बिहार के, वो दिल्ली IIT पास आउट हैं और उन्होंने माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में भी काफ़ी काम किया, लेकिन बाद में वो बिहार लौटे और उन्होंने ज़मीन लेकर और वहाँ पे वो भी किराए से शुरू करके किराए पर ज़मीन लिया और फलों की खेती करनी शुरू की। अब उनका सक्सेस होता गया और बड़े पैमाने पे अब करने लगे, कई एकड़ में उनकी सारी फार्मिंग होती है। अब इतने लोग वहाँ पे और उनको देखिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। उन्होंने इस्तेमाल किया AI का, ड्रोन फैसिलिटी का इस्तेमाल किया और ड्रोन से वो निगरानी रखते कि उनकी फसल को किस तरीके की ज़रूरत है, अभी पानी की कितनी ज़रूरत है,
वो उनके फसलों पे किस प्रकार के कीड़े लग रहे हैं, कितनी ज़रूरत है, कौन सा स्प्रे करना है, और उनकी तकनीकी थोड़ी और मॉडर्न हो चुकी है। वो बैठे बैठे अपनी जगह से ही वो स्प्रिंकलर स्टार्ट कर सकते हैं पानी के लिए, पानी के छिड़काव के लिए, या फिर कीटाणुओं को मारने के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव कर पाते हैं। और उनको एक जगह बैठे बैठे ही पता लग जाता है कि जो उनकी कौन सी फसल कैसी हो रही है, और इसलिए उनको आसानी हो जाती है अपने उत्पाद को और अधिक बढ़ाने के लिए। आपने एक और प्रश्न जो पूछा था कि जनसंख्या बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो हम कैसे इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भरेंगे। तो ये एआई और जो आधुनिक तकनीकी हैं, बीज उन्नत किस्म के बीज आ रहे हैं, इन सब के प्रयोग से, और मानवीय तो देखिए उसकी तो ज़रूरत हमेशा ही रहेगी। कंप्यूटर और एआई है हमारी सहायता के लिए है, लेकिन मानवीय एफर्ट तो उसमें चाहिए। तो किसानों का अनुभव, किसानों का श्रम, उसमें सभी कुछ बिल्कुल हम देखते हैं, और मौसम की जानकारी आपके यहाँ से प्राप्त होती है। और आज एक एंकर एआई और देखा आपने, वो कैसा लगा? बिल्कुल देखा, बहुत बढ़िया। और मुझे लग रहा है कि अब आपकी नौकरी खतरे में है। चलिए मैं इस बात को एडिट करवा दूंगा। एक ब्रेक के लिए अब यहाँ रुक रहे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एआई कितना यूजफुल है हमारे लिए, और एआई से क्या क्या हो सकता है। डॉक्टर सुदीप से ये भी समझेंगे। ब्रेक के उस पार रहिएगा हमारे साथ। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज सच के साथ में बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इस इंटेलिजेंस की बात तो बहुत समय से अलग अलग सेक्टर में होती रही है, लेकिन कृषि में इसकी उपयोगिता कैसे हो सकती है और जो हो रही है उसमें इन्हांसमेंट कैसे होता है, कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सुदीप, ब्रेक से पहले हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि एआई कितना यूजफुल है, लेकिन सर एआई फिलहाल क्या क्या कर रहा है। हमने देखा, अविनाश ने बताया कि मौसम की जानकारी दे रहा है, बीजों की जानकारी दे रहा है, लेकिन सर क्या इससे फसलें भी उगाई जा रही हैं? कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, किस समय पे कैसे ये परफॉर्म कर रहा है, इन डिटेल मेरे व्यूवर्स को जरूर समझाइए, थोड़ा इंस्पायर करिए कि एआई की तरफ वो कैसे बढ़े। बिल्कुल, इसको बताने के लिए मैं ये बोलूँगा कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि खाली उत्पादन का ही काम नहीं है। कृषि उत्पादन उसका एक हिस्सा है। जो किसान भाई हमारे कृषि उत्पादन में लगे हैं, चाहे वो फसलों का हो, चाहे बागवानी है, चाहे वो मत्स्य पालन है, चाहे पशुपालन है, सब एरियाज हम कृषि के अंदर समा के रखते हैं। तो जो एआई का उपयोग है वो हर सेक्टर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम के लिए यूज़ हो रहा है। छोटे से छोटे काम के लिए भी अगर हम उसको आसानी से करना चाहें और जिसको कहते हैं हम परफेक्शन से करना चाहें, तो एआई का इस्तेमाल करना आवश्यक है और उससे आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है, ये हमारा मानना है। अब अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि फसल उगाने में कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो बिल्कुल पहली चीज़ होती है कि जिस खेत में हम अपनी फसल उगाने जा रहे हैं उसकी मिट्टी कैसी है, उसकी जांच के बारे में। तो जांच करने के लिए हमारे पास ट्रेडिशनल तरीके से बहुत सारे जो है तरीके उपलब्ध हैं, जहाँ पे हम मिट्टी को खोद के लेबोरेटरी में ले जा के वहाँ पे फिर उसके सारे न्यूट्रिएंट्स का जो है सॉइल हेल्थ कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और फिर उसी हिसाब से हम फसल का चयन करते हैं। और फसल का चयन करने के बाद कितना उर्वरक डालना है और कैसे उसकी पूरा कौन सी मेथडोलॉजी से उसको उगाना है, कई तरह की मेथडोलॉजीज अवेलेबल है, तो वो सब हम उस तरीके से फाइनल करते हैं और तब किसान उस पर उगाता है। लेकिन यही अगर किसान को किसी एक मशीन के थ्रू सॉइल हेल्थ कार्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसका जाना वहाँ पे बच जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन से वो बार बार ले सकता है, क्योंकि हर बार तो मुमकिन नहीं होगा कि मिट्टी को ले जाके जांच कराएं। तो
कितनी बार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक यंत्र है और यंत्र भी आपने खरीदा नहीं हुआ, अगर आपके पास कोई ऐसा मशीनरी है कि जहाँ पे एक ही जो आपका या तो स्टार्टअप है या कोई और कॉमन सर्विस स्टेशन का सेंटर का आदमी है, वो आपके खेत में आके आपको पता चल जाए, तो आपको मशीन भी नहीं खरीदनी है, लेकिन आपको मशीन का यूज़ का खाली पैसा देना है, जो कि दिया जा सकता है। और उसके लिए उसका स्किल्ड होना कितना ज़रूरी है सर? उसके लिए जो आदमी वहाँ जाके उसको इन्फॉर्मेशन देगा, उसका स्किल्ड होना ज़रूरी है। किसान को तो अपने खेत का पता ही होता है, तो वो किसी की हेल्प लेके ये काम करा सकता है। मतलब वो हमेशा हेल्प ही लेगा फिर? नहीं, हमेशा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एआई की जब बात करते हो तो एक निश्चित तौर पे एक नई टेक्निक है, नई टेक्निक के साथ कोई कॉस्ट भी जुड़ी होती है। बट अगर उस कॉस्ट को हम बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर दें, उसको मशीन खरीदनी ना पड़े, लेकिन उसको खाली उसको मिट्टी की एक जांच के लिए अपने लिए मशीन क्यों खरीदेगा, तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि तो वो उसको की जांच नहीं करनी है ना सर। उसने तो कीटनाशक कितना डालना है ये भी पहला केस है, मैंने बोला पहला केस है। उसके बाद जैसे फसल उसने बोई, उसके बाद उसके अलग अलग स्टेजेस के ऊपर उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन के लिए उसके पास बहुत सारी मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं अब, तो हर स्टेज पे वो उनकी सहायता ले सकता है। तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ, हर स्टेज के लिए इतना स्किल्ड होना भी उसका जरूरी है ना, कि वो समझ पाए जागरूक होना कैसे इस्तेमाल होगी, जागरूक होना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है। आज की डेट में अगर किसान के पास एक यंत्र जिसको हमारा मोबाइल फोन है वो है और उसके अंदर, तो आपको कह रहे हैं कोई खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं उसको खाली उतनी ट्रेनिंग चाहिए कि अपना वो मोबाइल यूज करता है। अगर वो मोबाइल अच्छे से यूज करता है और अपने दोस्तों से बात करने के लिए करता है, वीडियो देखने के लिए करता है, पिक्चर देखने के लिए करता है, तो अगर वही चीज उसको वो जानकारी लेने के लिए भी कर सकता है। तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो एआई सीमांत किसान क्या इस तरह के टेक्निक का फायदा उठाने के लिए सक्षम दिखाई देते हैं? मेरे को क्या वो लगता है, वाकई इतने इक्विप्ड हैं? मेरे को लगता है कि धीरे धीरे जो है ये तकनीक, जैसे जैसे मोबाइल का प्रचलन बढ़ रहा है, उसके अंदर मोबाइल ऐप्स का प्रचलन बढ़ रहा है, तो मोबाइल ऐप के अंदर ही एआई है। अगर आप एक कॉमन तरीके से सोचें तो आप कहीं पे भी आज की डेट में शहरों में जाते हैं तो आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं। गूगल मैप के अंदर जो है कंप्लीट एआई है, तभी वो आपको जो है एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने का रास्ता बता देता है। अब आपको क्या कुछ खास करना पड़ता भटका भी देता है सर वो कई बार भटकाता है, लेकिन अभी तो लगता है कि शहरों में तो 90% तक वो पहुंचा देता है सही जगह पे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों पे इस्तेमाल करके देखिएगा उसको, वो तो है। देखिए जैसे तकनीक बढ़ती जाएगी वैसे ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। आज की डेट में अगर आप कहेगी हम टोटली उस पर 100% जादू हो जाएगा, तो वो जादू नहीं होगा, लेकिन आपकी बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि एआई अगर आ गया तो अब तो जादू हो गया। सर पर मुझे लगता है कि रास्ता भटकने का रिस्क तो फिर भी हम ले सकते हैं, लेकिन खेती पे, परिवार की जीवनचर्या पे, अपनी आमदनी पे, बच्चों को पालने के लिए, उन्हें परवरिश देने के लिए वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो आप कह रहे हैं क्या वहां पे ये रिस्क है? जो रास्ता भटकाने का जिक्र मैंने किया, क्या उतनी ही परसेंट में वो रिस्क वहां भी है या फिर वहां पे वो 100% सेफ है? नहीं, मैं अभी नहीं कहूँगा कि 100% सेफ है, लेकिन तकनीक जैसे जैसे डेवलप हो रही है, जैसे जैसे भारत के किसानों के अनुरूप उसको दोबारा अच्छे से कस्टमाइज किया जा रहा है, तो हम क्या करें सर कि मतलब एआई का हम यूज भी कर लें, हमें कोई रिस्क में नुकसान भी ना हो, तो क्या कोई तो शुरू में मैं ट्राई फॉर्मूला हो सकता है कि शुरू में इस्तेमाल कर लें, शुरू में मैं ये कहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल जैसे कुछ बेसिक चीज़ों के लिए कीजिए। जैसे आपने बोला कि जो आपका डिजीज आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए केयर कर सकते हैं, क्योंकि डिजीज आइडेंटिफिकेशन से इमीडिएटली आपकी पूरी फसल जो डिजीज है उससे खराब हो सकती है, तो आपको उस टाइम तुरंत निर्णय लेना होता है, तो उस टाइम पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमारा कृषि मंत्रालय है उसने एनपीएसएस ऐप रिलीज किया है 15 अगस्त को, उसके उपयोग से आप डिजीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फसल को कहाँ बेचें, जो फसल को बेचने के लिए आपको चाहिए कि आपको मंडी के पास जाना है और मंडी में कहाँ पे सही प्राइस मिल रहा है, या आपको ये निकालना है कि आपको कौन सी फसल अगली बार बोनी है, तो मार्केट इंटेलिजेंस है, उसके अंदर भी एआई है। तो कई लोग, ऐसा नहीं है कि खाली हर काम किसान को सीधा करना है, बट जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, आईसीआर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लगातार किसानों की मदद करते रहते हैं और उनको उस जगह उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है।
तो उसकी हेल्प के साथ और किसानों के साथ हम इस चीज़ को ये कह सकते हैं कि AI हेल्प करेगी। ठीक है सर, आप मेरे साथ हैं, प्रदीप जी भी मेरे साथ हैं। प्रदीप जी, एज ए मेंटोर ऑफ AI स्टार्टअप, आपको क्या लगता है इसको कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कौन से वो 2 कदम हैं जिनको पहले उठाए जाने की जरूरत है? बाकी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन वो शुरुआती कदम कितने महत्वपूर्ण है सर किसी भी AI फील्ड में प्रवेश पाने के लिए, चाहे वो खेती किसानी का हो या फिर दूसरा कोई फील्ड हो? घनश्याम जी, आपके प्रश्न का उत्तर हम जरूर देंगे, लेकिन जहाँ पे डॉक्टर सुदीप ने बताया, ठीक है, हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये बताना चाहते हैं कि हम कई स्टार्टअप को जिनको मेंटर कर रहे हैं, एक हम लोग ऑलमोस्ट टारगेट पे वी आर अबाउट टू अराइव, रादर पेटेंट भी फाइल कर रहे हैं। हम लोग ने इतना सिंप्लीफाई किया है, आप मोबाइल से किसान बात करता है, सभी लोग हैं, मोबाइल उठाया, बात किया, उससे पिक्चर भी लेते हैं। तो हम ने जो अपना सिस्टम बनाया है, एल्गोरिथम जो हमारा है, वो उसको हमने RGB HSV डेटा से लर्न कराया और ऑलमोस्ट डन है। 9 जगह हम लोगों ने टारगेट किया है जहाँ 9 टाइप ऑफ सॉइल इंडिया के, सारी इंडिया तो कवर नहीं कर सकते हैं उस पर, क्योंकि आपका जो मेन प्रश्न उस पर हम अभी उसी के थ्रू आएंगे। और हम लोग ने एक सरफेस से स्किम करके वो सॉइल लिया, 6 इंच 7 इंच नीचे से लिया और 18 इंच नीचे से लिया, एक बकेट में ये सॉइल मिक्स करके फिर एक पिक्चर ली। जब पिक्चर लेंगे तो हमारे सर्वर पे ये पिक्चर आएगी एंड वी विल एडवाइस, जो सॉइल हेल्थ कार्ड में जो 12 हैं पूरे वो सारे डेटा आ जाएंगे, एडवाइस भी आ जाएगी, क्योंकि उसमें उसको पहले इंफॉर्मेशन लोड करनी होगी कि कौन सा सीजन है, करंट क्रॉप कौन सा है, प्रीवियस क्रॉप कौन सा है, ये इन्फॉर्मेशन तो उसको लोड करनी पड़ेगी। अच्छा। जब वो लोड कर देगा और ये पिक्चर चली जाएगी तो पूरी एडवाइजरी आ जाएगी, क्या वैल्यू है, हेल्थ वाइटल तो आ जाएगा सॉइल का, बट न्यूट्रिशन कैसा है और कौन से क्रॉप के लिए सूटेबल है, क्या करना है, ये भी एडवाइजरी आ जाएगी। तो घर बैठे फील्ड में वो आ जाएगा। अब हम लोग टारगेट ये कर रहे हैं कि अभी लगभग जो हम लोगों ने देखा है सॉइल हेल्थ कार्ड में 400-500 रुपए लगता है, हम उससे कम पे टारगेट कर रहे हैं कि ये हमारा सिस्टम जब रोल ऑन हो तो ऐसा हो जाए। एक तो ये है, और दूसरा हम लोग जो ये पेस्ट डिटेक्शन का कर रहे हैं, हम लोगों ने AR गॉगल के थ्रू किया है एक स्टार्टअप में, एंड वो AR गॉगल से हम लोगों ने जैसे ग्रेप्स का किया है, ग्रेप में एक्चुअल डिजीज सेट होने के करीब 15 से 16 दिन पहले इंडिकेशन आ जाएगा। वो कलर चेंजेस जो नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं, यू कैन सी थ्रू दीज ऑगमेंटेड रियलिटी गॉगल्स, बट लॉट ऑफ डेटा इज टू बी फेड इन द सिस्टम बिफोर दैट, ऑलमोस्ट 1 मिलियन फोटोग्राफ। तो वो करना है हम लोग को, वो एक रिसर्च होती है, लगभग 1-1.5 साल लग जाता है। अब एक क्रॉप के लिए करना है, हम लोगों ने 2 जगह ट्राई किया है, एक कैप्सिकम के लिए शिमला मिर्च और ग्रीन चिली। कुछ जो ये इस टाइप के क्रॉप के फार्मर जरा संपन्न हैं तो वो लोग ये अफोर्ड कर लेते हैं एडवाइजरी के लिए। अच्छा, संपन्न किसान। हाँ, मतलब क्योंकि कॉस्ट तो आती है ना, हम लोग को तो कोई ऐसा सपोर्ट है नहीं गवर्नमेंट से, ना ही कोई स्टार्टअप की फंडिंग है, सब जो स्टार्टअप में लगाया अपनी सेविंग से किया। कह देना एक क्वेश्चन मार्क फिर रेज कर रहा है सर। पार्डन? मैं तो इन टोटल संपन्न किसान जब आप कहते हैं, संपन्न मतलब यह है कि हम उनको कंपेयर कर रहे हैं सीरियल क्रॉप वाले से जो गेहूं और धान वगैरह उगाते हैं, उनसे आमदनी तो उसी की बढ़ानी है ना जो सीरियल तो क्रॉप उसमें भी नहीं, उसमें भी हम लोग ने अथॉरिटीज को सजेशन दिया है कि कैसे करना है, एंड अथॉरिटीज बहुत पॉजिटिव हैं उस पर, दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड आई एम वेरी होपफुल कि विद इन अ ईयर और 2 the same thing will come out for the cereal crop also। अच्छा। जो गेहूं और धान के लिए काम कर रहे हैं उनको भी कैसे, क्योंकि उनके अफोर्डेबिलिटी में, क्योंकि वो कोई धान का किसान पर एकड़ अगर 8,000 7,000 10,000 रुपए जो भी है उसको लगता है वो देगा, तो वो उसके लिए पड़ता नहीं रहता है। तो वो हम कैसे करना है वो हम अथॉरिटी के साथ बात कर चुके हैं, दे आर थिंकिंग ऑफ इट, आइडियाज हम लोगों ने दिए हैं उनको। अब ये क्योंकि बात डिस्कशन मोड में है इसलिए ज़्यादा हम यहाँ बात नहीं कर सकते, बट अथॉरिटीज आर सीज्ड ऑफ दिस इशू एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन सर फिर इस सारी चर्चा से मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा हो गया है, बहुत होना बाकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका घनश्याम जी बिल्कुल सही है, बट हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि इंडिया ने जो एक रेवोल्यूशन मिस किया है टेक्नोलॉजी का, थ्रू दिस AI इन्फ्यूजन
हम इसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे इंडियन इंजीनियर्स हैं और इंडियन टेक्नोक्रेट्स हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, वो इस सब चीज़ों में बहुत महारत है। सिस्टम को ज़रूर सपोर्ट करना उनको, इसमें ICAR है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, प्राइवेट फंडिंग है और खुद का इनका मोटिवेशन है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप, क्योंकि ये सारी चीज़ें घनश्याम जी हो रही हैं पैशन के थ्रू। ये पैशनेट बच्चे जो हैं, ये मेंटर जो मैं करता हूँ, इनके दिमाग में बहुत आइडियाज़ हैं और इसी आइडिया से इन्होंने सॉइल वाला वेंचर किया, उसमें आए सक्सेस हो रहा है, पेस्ट काला किया, उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में ये और तेजी से रफ्तार पकड़ेंगी। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट है पूसा इंस्टीट्यूट का, बहुत बड़ा सपोर्ट है, हम ये बोलेंगे। ओके, ठीक है। प्रीति जी भी मेरे साथ है। तो प्रीति जी, एक आइडिया का आना लेकिन उसका एग्जीक्यूट करना, जो मैं हालांकि सर से भी समझने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा बात डाइवर्ट हो गई, वो कितना मुश्किल होता है मैडम? आइडिया तो समझ में आ जाता है, दिमाग में भी आ जाता है, पेपर में भी आ जाता है, लैपटॉप पे भी आ जाता है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन लेवल पे कितनी दिक्कतें आती हैं, वो भी तब जब बात खेती किसानी की होती है। मैं घनश्याम जी, अगर एक स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अगर एक इकोसिस्टम सपोर्ट है, जो मैं कहूँगी लकीली एग्रीकल्चर में काफ़ी स्ट्रांग है। जैसा डॉक्टर मारवा ने बताया कि बेसिक क्या स्टेप्स हो सकते हैं, एंड मैं बिल्कुल इनसे अग्री करती हूँ। जब ये डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल एकदम एज दे से वी ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स। तो मैं अपनी जर्नी फ्लैशबैक में कहीं ना कहीं एज अ स्टार्टअप आई वाज रीलिविंग दैट कि बिल्कुल कौन से बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं। तो आपने कहा ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, जो एप्लीकेशन एक रेलेवेंट क्रेडिबल सोर्सेज से आ रही है उसको फार्मर बिलीव करता है। फॉर एग्जांपल है ना, पर मैम उसकी भी तो पिक्चर बेस्ड ही है ना ये ऐप भी। नॉट रियली, नो, पिक्चर के बेसिस पे करे। कोई और एक ऐसी पिक्चर, कोई ऐसी बीमारी या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी पिक्चर ही स्टोर ना हो। सर वो हम बात कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव में जहां पे हमने कंप्यूटर विजन लगाया हुआ है उस पिक्चर को एनालाइज करने के लिए। एक दूसरा फाइनर एस्पेक्ट है कि हमें बस एक ऑनलाइन फॉर्म जैसा भरना है खेत में खड़े होके। तो सैटेलाइट कंपनी जैसे हमारी कंपनी सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू क्रॉप के पैरामीटर्स और क्रॉप की हेल्थ असेस करती है। सो उसके लिए किसान को कुछ नहीं करना, उसको बस एक तरह से एक ऑनलाइन फॉर्म जैसा भरना है अपने एंड्रॉयड ऐप, जैसे वो व्हाट्सएप चला रहा है, जैसे वो फेसबुक चला रहा है, उतना ही सिंपल है। खेत में जाके बस उसको हमारा ऐप डाउनलोड करके, विच वी कॉल हार्वेस्ट ग्लोबल फीट ऑन ग्राउंड ऐप, वो सबमिट कर देना है। डेटा हमारी क्लाउड पे आता है। क्या बिल्कुल उसके खेत के हिसाब से ही सारी? बिल्कुल एग्जैक्टली सर। वो इसी की पैरेलली, हालांकि पता नहीं ये चर्चा का हिस्सा है नहीं, इसी पैरेलली मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब भी इस तरह के ऑनलाइन लेटर्स आते हैं जिसमें वो अपनी डिटेल भरती है और बताती है कि मेरी प्रेगनेंसी इतने समय की हो गई है, मेरा वेट इतना है, मेरी हाइट इतनी है, और वहां से हर महीने हर हफ्ते एक इंडिकेशन लेटर आता है कि अब आपको ऐसे सिम्टम महसूस हो रहे होंगे, अब आपको ऐसा हो रहा होगा, बच्चा इतना ग्रो कर गया होगा। लेकिन मैम वो हमेशा मैच नहीं करता है। अग्री। यहाँ मैं कैसे मान लूं? वहां तो जीता जागता इंसान है। यहाँ खेत की सेहत की बात हम ऑनलाइन के जरिए किसान से भरवा रहे हैं। जब वहां 100% मैच नहीं होता है तो यहाँ गारंटी कैसे है? प्लीज मैम ओके बताइए। क्योंकि सर वहाँ पे जो असेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है सैटेलाइट इमेजरी पे, जो रियल टाइम आ रही है। तो एक वो स्पेशल डेटा पे हो रहा है। किसान को खेती की कोई जानकारी नहीं भरनी, उसको बस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब बेसिकली हमारे को वो कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि उसका खेत कहाँ पे है, जिसके थ्रू हम बिल्कुल सैटेलाइट इमेजरी से वो इमेजरी का पार्ट ले लें जहाँ पे उसका खेत लाई करना है। तो वेवलेंथ, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स, क्रॉप का रिफ्लेक्टेंस, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एक इंडाइसेस हैं या उसमें पूरी टेक्नोलॉजी जाती है ये पता लगाने के लिए कि कौन सी क्रॉप है, क्रॉप का क्या हेल्थ है। यही नहीं, पूरी जो बीमा कंपनी है, जो कृषि बीमा जो इंडस्ट्री है, एग्री इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, पूरी इंडस्ट्री आप आज की डेट में आप देखें ऑलमोस्ट 70% टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन पे चल रही है। क्रॉप में क्या डैमेज हुआ है उसका डैमेज, और ये फ्रेमवर्क्स, ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटी ने इवैल्यूएट करी है, उसको आइटरेट किया गया है, तब जाके एक वो रोबस्ट एंड टू एंड इंटीग्रेटेड ऐप बना है जहाँ पे ये बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बन चुका है। ये सैटेलाइट इमेजरी होगी, इसका ये रेजोल्यूशन होगा, इसमें आप ये फुल प्रूफ है मैम? फुल प्रूफ, कोई रिस्क नहीं, 99% एक्यूरेट सर। 95 से 99% एक्यूरेसी हम अचीव करने की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन उसका 90+% पे हो चुका है। एज अ स्टार्टअप 90% फुल प्रूफ अचीव हो चुका है। 99 के लिए आप काम कर रही हैं। कितना समय और लगेगा मैम? सर इसमें
हाइपरस्पेक्ट्रल पे कुछ जो अभी डॉक्टर मारवा ने बताया, रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट, डॉक्टर RN साहू, डॉक्टर विश्वनाथन, अभी हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से कोलैबोरेट कर रहे हैं। सो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरी जिस दिन हमारे पास मेन स्ट्रीम बिजनेस में आ जाएगी। मैम मेरा किसान व्यूअर इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने लंबे चौड़े शब्द, भारी भरकम शब्द नहीं समझ पाता है सर। मैं बहुत आसानी से उसके लिए समझना चाहता हूँ, वो कैसे आश्वस्त हो, मुतमईन हो, वो इस इत्मीनान में कैसे आए कि भाई मैं AI के इस्तेमाल को अपनाऊं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के नाम वो जानता भी नहीं होगा जिनका कोट आपने किया। सर मैं ये कहना चाहूंगी जो बेसिक एप्लीकेशन अभी डॉक्टर मारवा ने बताई, एक NSS या क्रॉप की डिजीज एप्लीकेशन के लिए अभी मेन स्ट्रीम में यूज है, वो बेसिक एप्लीकेशन यूज करें, देखें आउटकम क्या है, एक अपना ट्रस्ट बिल्ड करें उस एप्लीकेशन को यूज करके। जब उसको लगे कि एक ट्रस्ट है, एप्लीकेशन परफॉर्म कर रही है, जो एडवाइजरी बैकएंड से आ रही है वो एक्यूरेट है, इन लाइन है, उसकी फसल बीमा कंपनी उसको मान रही है, उसकी फसल का बीमा भी मिल रहा है, उसके बाद ही वो किसी हाई एंड एप्लीकेशन को अडॉप्ट करें। ओके, ठीक है। अविनाश जी मेरे साथ हैं, तो अविनाश जी कोई क्या थिन लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं जिससे मैं ट्राई भी कर लूं, टेस्ट भी कर लूं, कोई नुकसान का रिस्क भी ना हो, और फायदा अगर हो तो फिर मुझे समझ में आ जाए कि भाई धीरे धीरे करके फायदा कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा था 11 अगस्त को जब प्रधानमंत्री उन्नत बीजों की किस्में जब जारी की गई थी तो प्रधानमंत्री भी समझा रहे थे कि भाई इतने लंबे चौड़े पे एक्सपेरिमेंट मत करिए ना, आप छोटे छोटे जमीन के हिस्सों पे आप कर लीजिए। क्या वही पॉलिसी, वही टेक्निक हम यहाँ भी इख्तियार कर सकते हैं अविनाश जी? जी बिल्कुल। और जैसे ये छोटे छोटे क्षेत्रों में इसके परीक्षण की बात चल रही है, तो मैं बताऊं कि लगभग 1 दशक पहले से ही ये चीज़ें प्रशिक्षण और परीक्षण के दौर से गुजर रही हैं। और मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। तमिलनाडु में जो गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स, इनका गेट्स फाउंडेशन वहाँ के गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एक सागू बाकू नाम की एक परियोजना चलाता है, जिसमें वहाँ के जो मिर्ची उत्पादक जो किसान हैं वो उसका हिस्सा है। पहले बहुत कुछ किसान इससे जुड़े थे इस प्रोजेक्ट से, लेकिन बाद में धीरे धीरे लगभग 5,000 या उससे ज़्यादा किसान अब उस परियोजना से जुड़ चुके हैं। और इसमें होता क्या है कि AI तकनीकी की मदद से आपको उस एरिया में, जैसे ज़मीन में नमी की मात्रा कितनी है, बीज कब डालनी है, और किस तरीके के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स कब डालने हैं, कितनी मात्रा में डालने हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन। और जैसे आपने कहा कि पिक्चर, जैसे आपने पिछले बार बात किया था कि उसमें कहीं कन्फ्यूजन हो सकती है, मिसमैच हो सकता है, इसमें मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं आपके। और अब मुझे लगता है कि अब कई लैंग्वेजेस में भी आ सकते हैं, वहाँ तमिलनाडु में वहाँ के स्थानीय भाषा में आती होंगे, तो उस मैसेज को पढ़ के किसान को पता लग जाएगा कि आपके एरिया में, आपके फसल में इस तरीके की परेशानी आ रही है, आप इस पेस्टिसाइड का इतना इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। और मैं आपको बताऊं कि इस परियोजना में शामिल होके वहाँ के जो मिर्ची उत्पादक किसान हैं, उन्होंने 25% लगभग अपने उत्पादन को बढ़ाया, 9% कम उर्वरक का इस्तेमाल करके और 5% से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके। अविनाश, एक मैसेज मुझको भी आ रहा है कि मुझे एक ब्रेक लेना है, तो मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, नहीं लूंगा तो फिर AI एंकर आगे ब्रेक लेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, जल्द लौट रहा हूँ, चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाऊंगा। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। तो आज सच के साथ के इस खास कार्यक्रम में बात हो रही है AI के उस सच की जो हमें और आपको जरूर समझना चाहिए खेती के विकास के लिए कम से कम। डॉक्टर सुदीप मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर सुदीप, अगर हम एक कंपैरिजन करें AI इन एग्रीकल्चर और AI इन अदर सेक्टर, सर कितना बड़ा अंतर आप पाते हैं AI के इस्तेमाल का इन दोनों क्षेत्रों की तुलनात्मक नजरिए के मद्देनजर? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा है आपने। सबसे पहले AI समझे कि किस फील्ड का है।
एआई कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ रखता है। तो सबसे पहले तो अगर आप बोलेंगे कि एआई का यूज़ कंप्यूटर साइंस के अंदर ही, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। चाहे आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें, चाहे डेटा सेंटर मैनेजमेंट के टूल्स की बात करें, या और बहुत सारे विषयों में कंप्यूटर साइंस में ही अलग अलग जो हम इतनी बड़ी हमारी आईटी इंडस्ट्री है उसके लिए बात करें तो एआई का वहाँ पे उपयोग बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके मुकाबले तो अभी हम नहीं कहेंगे कि कृषि में हम उस लेवल तक हैं जितना एआई का कंप्यूटर साइंस के टूल्स के अंदर है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे इतने सारे जो डोमेन्स हैं उनकी बात करें, एआई इन हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो आप वहाँ देखेंगे कि कुछ बहुत बड़ी कंपनियां जैसे जीई है या और है, तो वहाँ पे जितनी भी हमारी मशीनरी है या रोबोटिक आर्म्स हैं जिसके थ्रू सर्जरी की जाती है या वो है, तो धीरे धीरे उस पर भी बहुत उपयोग बढ़ गया। तो उसके मुकाबले हर सेक्टर में एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक टूल का इस्तेमाल हो रहा है। तो पूरे एरिया का आंकलन करना बहुत मुश्किल है कि भाई उस एरिया में तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, किसी भी एरिया में अभी सब कुछ नहीं हुआ। हर एरिया में एक स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेसिफिक टूल बना है और उस स्पेसिफिक टूल का उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे ही कृषि क्षेत्र में भी कुछ कुछ सेक्टर्स में स्पेसिफिक टूल्स बन गए हैं और वो अब इस लेवल पे आ गए हैं कि किसान उनको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटी शुरुआत है लेकिन ये बड़ी तस्वीर के तौर पे हम देख रहे हैं। लेकिन प्रदीप सर, ये कोशिशें जिसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, सर इस बहुत कुछ होने के लिए जो कोशिशें सरकारी स्तर पे हो रही है उसको कैसे देख पा रहे हैं? सर 30 सेकंड का समय लगेंगे, मुझे वाइंड अप की तरफ बढ़ना है। हाँ घनश्याम जी, इसमें जैसे हम जो स्टार्टअप के साथ एसोसिएटेड हैं और जो हम लोग डे इन डे आउट काम करते हैं, अब सॉइल का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमको डेटा कलेक्ट करने में एफर्ट बहुत लग रहा है। हाँ। क्योंकि जगह जगह जाना है और हर आदमी अगर किसी खेत में ऐसे ही चले जाएंगे तो हम कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, वो किसान अलाउ करे ना करे। अच्छा, ये सब जो क्योंकि हमारे यंग इंजीनियर्स जो हैं वो जाते हैं और कभी हम लोग टाई अप करके किसी कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह इतने फोर्थकमिंग नहीं है, बट देन कुछ ने कोऑपरेट भी किया है। तो ये एक डेटा का उपलब्धि अगर हो जाती है तो हमारा जो स्टार्टअप्स की कुछ समस्या हल हो जाएगी। दूसरा, एक जो गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की है जीपीयूज की, वो अभी स्टार्ट हो रही है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जीपीयूज अगर उपलब्ध हैं तो सर्वर्स हमको सेंट्रली मिल जाएंगे। हम उसमें टाइम बोरो करके और अपना डेटा वहाँ रख के प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग कई बार यूएस में रख के काम कराते हैं। तो ये एक 2-3 चीज़ें जो सरकार इस पे काम कर रही है और हम लोग भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। तो ये एक जैसे एक है डेटा का बात। रही बात है कि आइडिया एल्गोरिथम के, क्योंकि एआई के साथ एक खासियत ये है कि अगर डेटा का प्योर है, आइडियल है, तभी उसका फायदा है। अगर डेटा इम्प्योर है तो यू गेट गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो डेटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन प्रीति जी, एआई खेती के इस पूरे व्यवसाय में अगर मैं बोलूं तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एआई का बाजार आप कितना वास्ट देख पाती हैं मैम? 30 सेकंड में प्लीज मैम। सर, हम लोग टिपिकली एग्रेरियन इकोनॉमी है, 160 मिलियन हेक्टेयर्स हम लोग एक्चुअली कल्टीवेट करते हैं। इंडिया में देखा जाए जहाँ पे जीडीपी का ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट भी अगर हम काउंट करें सो ऑलमोस्ट 40-45% इनडायरेक्ट, आई एम स्पीकिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। सो आई बिलीव अगर कोई मेजर इंडस्ट्री बची है एआई इंटरवेंशन के लिए वो एग्रीकल्चर है और लकीली हम लोग उस फेज़ में हैं। गवर्नमेंट का भी इक्वल पुश है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का भी है। जो प्रदीप जी ने कहा अभी कि डेटा एक्सचेंज, डेटा शेयरिंग की बात है, आई बिलीव अभी जैसे एफपीओज और कोऑपरेटिव्स का एक बहुत रोबस्ट सिस्टम, इकोसिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मल्टी स्टेक होल्डर फैसिलिटेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटेशन या डेटा एक्सचेंज की पॉलिसीज़ हमारे को थोड़ी सी ईज आउट करनी है, जो हमने माननीय मेटी डिपार्टमेंट एंड अदर मिनिस्ट्रीज से भी बात करी है। सो आई थिंक बहुत कुछ इंप्रूवमेंट सर हो रहा है। इंडस्ट्री का स्कोप नो डाउट इट्स अ सनराइज इंडस्ट्री और वो बस कहने में नहीं, बाकी सारे एस्पेक्ट्स में भी है। ठीक है, अविनाश मेरे साथ है। तो अविनाश, अगर हम डेटा को देखें तो 2050 तक मौजूदा स्थिति के कंपैरिजन में 60% खाद्यान्न की जरूरत एक्स्ट्रा पड़ेगी। क्या उसे फुलफिल करने के कदम में, राह में एआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी तकनीकीगत हस्तक्षेप होंगे उनसे
सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहेगी। और मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि एआई ही एक अंतिम कुछ उपाय है। ये शुरुआत है, शुरुआत भी नहीं है। शुरुआत तो हमने जिस दिन से बैल की जगह ट्रैक्टर इस्तेमाल करना शुरू किया, उन्नत तरीकों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एआई उसमें एक और आधुनिक प्रयोग है। नोबडी नोज़ कि आगे कहाँ तक हम पहुँचेंगे, लेकिन बिल्कुल ये जो इतनी बड़ी आबादी का जो पेट भरने का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें एआई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन से लेके उसके संरक्षण और उसके मार्केट तक आने और हमारे थाली में आने के बाद से भी बर्बादी, एक तो उत्पादन की चुनौतियां हैं और उसके बाद बर्बादी की चुनौतियां हैं। तो खेत से पहले तो गोदाम तक और गोदाम से क्रेता तक, उपभोक्ता तक पहुंचने में ही हमारा बहुत सारा खाद्यान्न खराब हो जाता है। और उसके बाद भी तो ये एआई की मदद से प्ले कर सकता है, हम ये उम्मीद कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, समय मेरे पास इतना है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद। तो आज सच के साथ के इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात अगली बार। अब ये एआई एंकर नहीं है, ये मैं ही हूं। लेकिन एआई भले ही आपसे बात कर सकता है, एंकर मिल सकता है, बता सकता है, लेकिन जो रिश्ता हमारा और आपका है वो ओरिजिनल है, और ये 100% ओरिजिनल ही रहेगा। हर मंगलवार और गुरुवार को इसी रिश्ते को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नए नए प्रयोगों के साथ। शिक्षक दिवस की आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त जरूर करें जिन्होंने जिंदगी में जरा सा भी अगर कुछ सिखाया है। हमको आप भी हर रोज सिखाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि हमें और क्या करना है। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार। भारत पाकिस्तान की सीमा पर होती गोलियों की बौछार के बीच हल्दी की खेती को नए आयाम देती भारत की फार्म लेडी राधिका रानी। बॉर्डर पे जाना बहुत रिस्क था। खाना हमने जो सुबह का खाया है, जो दोपहर का खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। एक ऐसी किसान जिसके हौसलों और अथक प्रयासों से सांबा जिले की हर महिला किसान आज स्वावलंबन की राह पर अग्रसर है। हल्दी की खेती के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग के नए नए प्रयोगों से राधिका रानी ने एक अद्भुत मिसाल कायम की है। फसल के बिना रहे तो वो बंजर हो जाती है जमीन। चाहे कुछ भी हो कि हमारी जमीन जो ऐसे नहीं रहनी चाहिए। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 8 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। भारत पाकिस्तान की सीमा पर होती गोलियों की बौछार के बीच हल्दी की खेती को नए आयाम देती भारत की फार्म लेडी राधिका रानी। बॉर्डर पे जाना बहुत रिस्क था। खाना हमने जो सुबह का खाया है, जो दोपहर का खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। एक ऐसी किसान जिसके हौसलों और अथक प्रयासों से सांबा जिले की हर महिला किसान आज स्वावलंबन की राह पर अग्रसर है।
हल्दी की खेती के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग के नए नए प्रयोगों से राधिका रानी ने एक अद्भुत मिसाल कायम की है। फसल के बिना रहे तो वो बंजर हो जाती है जमीन। चाहे कुछ भी हो कि हमारी जमीन जो ऐसे नहीं रहनी चाहिए। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 8 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।